हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। होपफुली आप स्वस्थ होंगे। इनसे पहले वाले भाग में हमने 1.1 को कंप्लीट किया था और आज वाले इस भाग में हम 1.2 को कंप्लीट करेंगे। उनसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा बहुत अपने ध्यान में रखना होगा। इनको ध्यान में रखते हुए आगे 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो हैं वास्तविक संख्याओं की कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं। इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो पहली जो अवधारणा है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। मान लेते हैं यहां पे कोई भी संख्या ले लेते हैं कि 10/2, यानी ये संख्या कौन सी होगी विद्यार्थियों? ये संख्या होगी भाज्य, जिसको आप a मान सकते हैं। और ये संख्या है वो है भाजक, जिस संख्या का भाग देंगे वो है भाजक। इनको आप क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं, यानी a/b। अब इनमें जब भाग आप दोगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? 5 प्राप्त होगा। यानी ये क्या है? 5, ये भागफल है। और यहां पे जो शेषफल है वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। इन सब से मिलाकर एक और क्या समीकरण बन सकती हैं, इनको समझते हैं विद्यार्थियों। और वो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस में शेषफल। यानी यहां पे आप कह सकते हैं कि भागफल को आप Q मान सकते हैं और शेषफल को R मान सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या समीकरण बन सकती है विद्यार्थियों? भाज्य आपने A माना तो A इक्वल टू क्या होगा विद्यार्थियों? भाजक, यानी भाजक क्या है? B, और भागफल क्या है विद्यार्थियों? Q, और प्लस में शेषफल क्या है? R। ये एक समीकरण प्राप्त हुई a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य इक्वल टू क्या होगा? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां से देख सकते हैं कि भाज्य कितना है? 10, b भाजक कितना है विद्यार्थियों? 2, और भागफल कितना प्राप्त हुआ? 5, और प्लस r की वैल्यू क्या है? 0, यानी 10 इक्वल टू क्या होगा? 10 प्लस 0, यानी 10 इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। यानी ये प्रत्येक संख्याओं के लिए लागू होता है। अब यहां पे इस प्रमेय को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? ये बोल रहा है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक, यानी अद्वितीय पूर्णांक का मतलब क्या है? केवल और केवल एक ही मान प्राप्त होंगे। यानी वो क्या है? भागफल और प्लस में क्या है? शेषफल मौजूद होते हैं। यानी ये बोल रहे हैं कि a और b के लिए यदि आप भाग करोगे तो उनके लिए q और r अद्वितीय प्राप्त होंगे। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां से आप देख सकते हैं कि r है ना, यानी जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो हमेशा शेषफल प्राप्त होगा r, वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी या तो 0 प्राप्त होगा या 0 से बड़ा 1, 2, 3 प्राकृत संख्याएं प्राप्त होगी, लेकिन नेगेटिव कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और क्या कंडीशन है इसकी? इनकी कंडीशन है कि r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू वो b से क्या होगी? कम होगी। और यहां पे आपने b क्या माना विद्यार्थियों? भाजक माना। तो भाजक से हमेशा कम प्राप्त होगा शेषफल। और यही क्या है? यूक्लिड विभाजन है। बहुत सिंपल। अब यहां पे आगे हमें और एक अवधारणा समझनी है, वो है अंक गणित का मूलभूत सिद्धांत। यानी अंक गणित का मूलभूत सिद्धांत क्या होगा विद्यार्थियों? ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल में विशिष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है, चाहे अभाज्य गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो। चलो एग्जाम्पल लेके और इनको समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं यहां पे विद्यार्थियों कि कोई भी संख्या या यहां पे
100 मान लेते हैं, उनका आप प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्योंकि 100 क्या है, 100 एक भाज्य संख्या है। क्या है विद्यार्थियों, भाज्य संख्या। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो प्राप्त होगा, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 50, 2 का भाग 25, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 का भाग देना पड़ेगा, 5 और 5, यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाज्य संख्या थी, उनको अभाज्य संख्या के यानी 100 के क्या प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए, यानी अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुणा 5 गुणा 5 प्राप्त हुआ। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को वापस समझते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में विशिष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है, चाहे उन गुणनखंडों का कुछ भी क्रम हो, यानी अल्फाबेट में ये कुछ भी आ जाए तो इनको आप क्या कह सकते हैं, यानी 5 को पहले लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जो भी संख्या हैं और वो भी कौन सी विद्यार्थियों, भाज्य संख्या, तो उनको प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गई अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कंप्लीट। अभाज्य और भाज्य संख्याएं हमने फर्स्ट भाग में डिटेल में पढ़ा है, और समझ लेते हैं कि एक अभाज्य संख्या के ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 11, तो इनके क्या ठीक 2 गुणनखंड होंगे, कौन कौन से, यानी 11 गुणा 1 या फिर 1 गुणा 11, केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, 1 और स्वयं 1। जबकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ पे भाज्य संख्या कोई भी मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, तो 15 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक, जैसे 1 तो 15 गुणा 1 हो गया, 1 गुणा 15 हो गया, और क्या होगा विद्यार्थियों, 3 गुणा 5 होगा, 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, लेकिन अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। ये बातें आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। अब हम आगे एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, और उसमें थ्योरेटिकल है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने डायरेक्ट पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझा होगा, लेकिन फिर एक बार और भाज्य और अभाज्य संख्याएं अभी हमने पढ़ा, और उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विद्यार्थियों। तो परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अब यहां पे विद्यार्थियों बात हो रही है कि परिमेय संख्याओं की, यानी जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पे ये Q है ना, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पे बात हो रही है, जैसे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी परिमेय संख्या हैं। और बेसिक में हमने अच्छे से इनको समझा है। अब परिमेय संख्याओं को और क्या लिख सकते हैं कि रूट के अंदर वो संख्याएं जो क्या हैं विद्यार्थियों, पूर्ण वर्ग हैं। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे रूट के अंदर 4 है तो उसको आप बाहर लिख सकते हैं 2, यहां पे 9 है तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, 3। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है और रूट के अंदर हैं, तो वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन
जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और रूट के अंदर वो संख्याएं जो क्या हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे रूट के अंदर 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है विद्यार्थियों, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, ये सब क्या होगा विद्यार्थियों, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है रूट के अंदर, यानी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, √2, √3, तो ये संख्याएं अपरिमेय हैं, हमें प्रूफ करके बताना है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन आपको इसका विरोधाभास पहले मानना पड़ेगा। यानी हमें मानना पड़ेगा कि √5 क्या है विद्यार्थियों, एक परिमेय संख्या है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू क्लियर करेंगे विद्यार्थियों। जैसे यहां पे माना √5 एक परिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से अगर समझोगे तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए अच्छे से आप कर पाओगे। यानी इसमें ज्यादातर आपको थ्योरी लिखने होता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, तो विद्यार्थियों उनको आप a बटा b के रूप में या फिर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी यदि परिमेय है तो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b पूर्णांक, जहां a व b पूर्णांक व सह अभाज्य पूर्णांक व सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये बोलोगे कि सह अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनका एशेप क्या प्राप्त हो विद्यार्थियों, एक प्राप्त हो, यानी उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जहां a व b पूर्णांक व सह अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात एचसीएफ क्या होगा विद्यार्थियों, 1 होगा। अर्थात एचसीएफ 1 होगा। यह बात हो गई मानने वाले कि पहले हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि इनका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पे √5 है उसके अपॉन में 1 कर लेते हैं और ये a बटा b वज्र गुणनखंड करेंगे तो ये प्राप्त होगा √5b और बराबर में क्या होगा विद्यार्थियों, 1 होगा, यानी 1 गुणा a। ये हो गया √5 और b बराबर में क्या होगा विद्यार्थियों, a। अब यहां पे आप देखोगे रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √5b पूरे का स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर कितना होगा विद्यार्थियों, 5 प्राप्त होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, यानी ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन b का स्क्वायर होगा और बराबर के अंदर क्या होगा विद्यार्थियों, a स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं 5 का वापस भाग दे सकते हैं तो हमें b स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर अपॉन 5।
यानी केवल और केवल √5 को हम एक परिमेय संख्या मान रहे हैं और परिमेय संख्या a/b के रूप में, फिर वज्र गुणनखंड करेंगे और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना किया। अब यहां से आप समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं विद्यार्थियों? समीकरण 1 से आप क्या कह सकते हैं कि a² है ना, वो 5 से विभाज्य है, या 5a² से विभाजित होता है। यानी यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा विद्यार्थियों। यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। यानी यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे? थोड़ा बहुत अलग से पहले समझते हैं क्या है। कि मान लेते हैं कि a² संख्या है, वो संख्या है, जैसे यहां पे a 5 से विभाज्य कैसे होगा? मान लेते हैं a है 25, वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 बार हो रहा है। तो यहां पे a माना हमने 25, जो 5 से 5 बार कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां पे a² यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा विद्यार्थियों? 625। वो भी 5 से विभाज्य होगा। वो कितनी बार होगा विद्यार्थियों? ये होगा 1, यहां पे 2 और फिर क्या होगा 5, यानी 125 बार कैंसिल आउट होगा। यानी सिंपल सा यहां पे क्या कह सकते हैं समीकरण 1 की सहायता से कि यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर उस संख्या से विभाज्य है तो वो खुद संख्या भी उनसे कैंसिल आउट होगी। ये अपने दिमाग के अंदर ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम आगे और क्या समझते हैं, देखो कि यहां पे एक संख्या और कुछ मान लेते हैं अलग से, कि और मान लेते हैं कि माना a इजिकल टू क्या है 5k। ये 5c कुछ भी मान लो जहां k क्या है? पूर्णांक हैं। ये भी एक प्रकार का पूर्णांक है, यानी असर संख्या है। यहां पे a बराबर 5 के मान रहे हैं तो ये वाला मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो b² बराबर होगा विद्यार्थियों 5k पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा विद्यार्थियों? 5 होगा। अब 5k का स्क्वायर करोगे तो 25k² और अपॉन में 5 होगा। ये 5 25 से कैंसिल आउट होगा, यानी हमें टोटल प्राप्त हुआ 5k²। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? 5k², यानी b² इजिकल टू क्या होगा? 5k²। अब हमें k² बराबर क्या प्राप्त होगा? तो हमें k² बराबर प्राप्त होगा, वो होगा b² अपॉन 5। यानी हमें जो k² बराबर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? वो हमें प्राप्त हुआ b² अपॉन 5। और इसको इक्वेशन दे देते हैं सेकेंड। अब यहां से भी क्या देख सकते हैं समीकरण 2 से कि b² भी 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। यानी यहां पे आप क्या लिखोगे? b², यदि b² 5 से विभाज्य हैं तो b भी 5 से विभाज्य होगा। यदि b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा।
अब हमने जो ये समझा कि समीकरण 1 से ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य है। यानी समीकरण 1 से हमारा निष्कर्ष निकला कि ए 5 से विभाज्य है, यानी ए ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। और हमने समीकरण 2 की सहायता से क्या समझा कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी बी भी 5 से क्या है विद्यार्थियों, विभाज्य है। अब यहां से समीकरण 1 और 2 को यदि कंबाइंड करें तो फिर क्या निष्कर्ष निकलता है वो लिखते हैं यहां पे विद्यार्थियों। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से डायरेक्ट इनका निष्कर्ष लिखते हैं। क्या होगा विद्यार्थियों कि समीकरण 1 व 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी दोनों 5 से विभाज्य हैं। ए व बी दोनों 5 से विभाज्य हैं, और वो संख्याएं जो दोनों से विभाज्य हैं, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा विद्यार्थियों, 5 होगा। यानी 1 के अलावा होगा 5 होगा। 1 व बी दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा विद्यार्थियों, 5 होगा। लेकिन आपने शुरुआत में क्या समझा था विद्यार्थियों कि ए व बी है ना पूर्णांक हैं, वह सअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एशशिप क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, 1। यानी यहां पे बात हो रही है कि आपने शुरुआत में ए और बी को सअभाज्य संख्या माना, यानी जिनका एशशिप 1 माना, लेकिन आपने पूरा डिटेल में जाना कि ये ए और बी क्या प्राप्त हुए, ए व बी के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ। यानी इनके ए व बी के फैक्टर में कॉमन फैक्टर हैं वो क्या, 5 प्राप्त हुआ। अब यहां पे आप क्या लिखोगे कि पूर्व में की गई कल्पना, यानी पूर्व में की गई कल्पना, कौन सी कल्पना, यानी आप यहां पे कोष्ठक में लिख सकते हैं कि ए व बी का जो कॉमन गुणनखंड है, यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह आपने पहले कल्पना की थी कि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। पूर्व में की गई कल्पना का विरोधाभास, पूर्व में की गई कल्पना का विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब यहां पे ए व बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना वो विद्यार्थियों क्या हैं, 5 हैं, का विरोधाभास। यानी यहां पे बात हो रही है कि पूर्व में जो कल्पना की हमने कि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसका विरोधाभास यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ।
विरोधाभास गलत साबित हुआ या फिर गलत प्राप्त हुआ। यानी हमने जो a बटा b को यानी √5 को एक परिमेय संख्या माना था ना, वो संख्या क्या प्राप्त हुई? वो संख्या परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई। यानी यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि √5 एक, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 क्या होगी विद्यार्थियों? एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक बार वापस इनको रिवाइज करते हैं कि क्या है ये विद्यार्थियों। सबसे पहले हमने क्या मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो इनको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b एक धन पूर्णांक हैं और ये अभाज्य संख्या भी हैं साथ में, यानी इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। जैसे यहां पे आप कोई भी लिख लो, जैसे a और b, a बटा b की जगह 3/2 रख लो, तो 3/2 का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी, ये मान लिया हमने। जब यहाँ पे इनका सॉल्यूशन किया, वज्र गुणनखंड किया और हमने इक्वेशन 1 प्राप्त की वर्ग करके b² बराबर a² 5, तो इनसे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि a² है ना 5 से विभाज्य है, तो कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है स्क्वायर वाली, तो वो खुद संख्या भी उन संख्या से यानी 5 से विभाज्य होगी। अब हमने यहाँ पे और क्या मान लिया कि a बराबर 5 के और कोई संख्या मान ली, पूर्णांक मान लिया, समीकरण 1 में रखा, तो हमें b² बराबर या k² बराबर b² 5 प्राप्त हुआ। इनसे भी हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि b² 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से क्या होगा विद्यार्थियों? विभाज्य होगा। अब a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो आपको पता ही है कि कोई भी संख्याएं एक ही संख्या से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब वो कॉमन गुणनखंड होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? कॉमन गुणनखंड। तो यहीं से हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि a व b दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। हमारी पूर्व में की गई कल्पना, कौन सी कल्पना? कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने ज्ञात कर लिया कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है विद्यार्थियों? 5। तो हमने पूर्व में की कल्पना कौन सी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुई, यानी √5 क्या होगी विद्यार्थियों? एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। आपको लगता हार्ड है, लेकिन आप 1-2 बार ट्राई करोगे, अभ्यास करोगे, रिवीजन करोगे, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भी भूलोगे नहीं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड स्टार्ट। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी हो जाएंगे और शॉर्ट में भी हैं। तो समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यानी ये बोल रहे हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
3 प्लस 2√5। ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको परिमेय संख्या मानते हुए ही सॉल्यूशन करना है। तो करता ही स्टार्ट क्या होता है विद्यार्थियों, यहां पे मान लेते हैं एक माना 3 प्लस 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इनको परिमेय संख्या मान लिया और परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि इनको आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। और वो सेम प्रोसेस होगा कि a और b क्या हैं, a व b पूर्णांक हैं, पूर्णांक, या फिर आप कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या होगा विद्यार्थियों, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है विद्यार्थियों, सह अभाज्य संख्या है, यानी सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। चलो ये बात हो गई यहां तक। अब इसमें आपको यहां पे थोड़ा अलग प्रोसेस से करना है, क्योंकि आपने अलग से लिख लिया है कि √5 या √3 या √5 या फिर √7, ये क्या है विद्यार्थियों, ये अपरिमेय संख्या हैं। लेकिन इसमें प्लस माइनस या भाग के रूप में होगी, तो फिर कैसे करोगे इनको। सबसे पहले यहां से 3 का उस साइड में पक्षांतरण करना है, तो ये होगा 2√5 इक्वल टू क्या होगा, a/b, और माइनस का 3 को उस साइड में किया तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज होंगे, यानी यहां पे क्या किया, पक्षांतर। अब यहां से आप 2 का भी डिवाइड करो यहां पर, तो √5 के बराबर में क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, ये प्राप्त होगा 1/2, और ये होगा a/b माइनस 3, a/b माइनस 3। केवल इतना किया। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं, जहां 1/2 a/b माइनस 3 क्या है विद्यार्थियों, एक पूर्णांक है। क्या है विद्यार्थियों, एक पूर्णांक है। इसमें a और b का कुछ भी मान हो सकता है, ये रखोगे कैलकुलेशन करोगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, यानी या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं या फिर इसमें 0, इन सबको आप एक समूह बनाओगे तो वो एक पूर्णांक संख्या होगी। तो यानी ये संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन आपने पूर्व में समझा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या तो कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों, समीकरण 1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि (1/2 a/b माइनस 3) एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, परंतु √5 एक अपरिमेय, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कभी भी
पूर्णांक और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं आएगी। पूर्णांक कह सकते हैं या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या भी तो परिमेय संख्या होती है ना। तो यहां पे ये क्या बन गई, इनके अकॉर्डिंग समीकरण ए के अकॉर्डिंग तो ये क्या बनी विद्यार्थियों, ये वाला परिमेय बन गया। क्या बन गया विद्यार्थियों, परिमेय। लेकिन आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर तो नहीं हो सकती है। तो यहां पे क्या कहोगे कि ये पूरक पूरी संख्या है, वो क्या होगी विद्यार्थियों, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। बस इतना ही करना है इसमें। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें भी अपरिमेय संख्या को ही सिद्ध करना है। यानी फर्स्ट है इसका 1/√2, 1/√2 इनको करते हैं पौने होने पहले एक उसने बड़ा टपका 1.2 भी हो जाए। बस थोड़ा फिजिक्स रब बनाओ लास्ट दही बनाई दो बस। हेल्प करा दे रुको। और कलर करा इफेक्टिव दी अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये भी बताना है कि अपरिमेय संख्या हैं और 7√5 भी अपरिमेय बताना है और हमें 6+√2 भी अपरिमेय बताना है। तो समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, वो है 1/√2। 1/√2 हमें बताना है एक अपरिमेय है, लेकिन हम इनको परिमेय मानते हुए सॉल्व करेंगे। यानी माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है और 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इनको P/Q या फिर A/B के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां से आप क्या देखोगे कि जहां A व B धन पूर्णांक या फिर आप कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी उनका एचसीएफ कितना होगा विद्यार्थियों, 1 होगा। यानी इनका एचसीएफ 1 होगा। अब यहां से आप वज्र गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, हमें प्राप्त होगा b = a√2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि रूट को कैंसिल आउट करना है, तो फिर क्या करोगे, रूट को कैंसिल आउट करना है तो यहां पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर और वर्ग करेंगे तो ये प्राप्त होगा b² = क्या होगा विद्यार्थी, √2 का तो क्या बनेगा, एक बार सेम ही लिख लेते हैं, यह हो जाएगा b² = क्या होगा, a² यानी 2a²। यहां से आप क्या देखोगे कि 2 का जब डिवाइड करोगे तो हमें प्राप्त होगा
ए स्क्वायर इजिकल टू क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, यहां पे ये प्राप्त होगा बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, इनको इक्वेशन फर्स्ट ही दे देते हैं। यहां से आप और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गए वापस। वहां पे केवल √5 था, यहां पे 1/√2 है। सेम क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थियों, यानी इनके बाद में ये सेम क्वेश्चन बनेगा और पूरी कैलकुलेशन एज इट इज होगी। अब यहां से आगे आप खुद इनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य हैं तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। फिर आप यहां पे a बराबर या b बराबर 2k मान लो, वहां पे आपने 5k माना था, यहां पे 2k मान लो। इनके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया उनके अकॉर्डिंग। तो उसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि a स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, तो फिर a भी 2 से विभाज्य होगा, यानी a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होगा। तो हमने जो शुरुआत में हमने कल्पना की कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक ही है, वो परिकल्पना गलत साबित हो जाएगी। यानी आपने जो परिमेय माना ना, वो गलत साबित हो रही है, यानी वो संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उनके अकॉर्डिंग ही आपको आगे सॉल्यूशन करना है विद्यार्थियों, यानी ये एक्यूरेट सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप आगे पूरा उनका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे। तो इनके जो अगला क्वेश्चन है, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, उनको समझते हैं क्या होता है विद्यार्थियों। वो है 7√5। तो उनको समझते हैं ये क्या होगा, यानी थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है विद्यार्थियों 7√5। तो सबसे पहले इसी में भी हमको क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, यानी माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है विद्यार्थियों, परिमेय संख्या है। और यहां पे परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 7√5 बराबर में होगा a/b। और इसमें भी आप क्या लिखोगे, जहां a व b क्या है, धन पूर्णांक, या फिर कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी जिनका एशेप क्या होगा विद्यार्थियों, एशेप 1 होगा, जिनका एशेप 1 होगा। अब यहां से आप 7 का जो भाग लगाओगे तो √5 बराबर में क्या प्राप्त होगा, a/7b, a/7b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। समीकरण 1 में आप देख सकते हैं कि जहां a/7b क्या है विद्यार्थियों, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक, या फिर आप क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अब a/7 भी एक पूर्णांक या परिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या √5 यानी अपरिमेय संख्या के तो बराबर नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी आपने पहले समझा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः पूर्व में
की गई कल्पना, पूर्व में की गई कल्पना गलत साबित हुई। अब यहां पे देखो, जो हमने पूर्व में कल्पना की, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या समझा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे बात हो गई कि अपरिमेय संख्या और ये वाली परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी, यानी आप क्या कह सकते हैं कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यह थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या होता है विद्यार्थियों। ये सेम सेकंड क्वेश्चन के ही समान है, सेकंड क्वेश्चन के ही समान है। तो इनको भी समझते हैं कि क्या होता है ये। यानी क्वेश्चन है 6 + √2, बताना है कि ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें माना 6 + √2 क्या है, a/b के बराबर, यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सीधा मान लेते हैं। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि 6 का पक्षांतरण करोगे तो √2 के बराबर क्या आएगा विद्यार्थियों, a/b -6। 6 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, अपॉन में 1 कीजिए। इनका वज्र गुणनखंड करेंगे तो a - 6b अपॉन b, यानी यहां पे ये जो मान प्राप्त हुआ a - 6b अपॉन b, ये एक पूर्णांक है, यानी एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे जहां a b a - 6b एवं a - 6b अपॉन b क्या है विद्यार्थियों, एक पूर्णांक या फिर परिमेय संख्या है। पूर्णांक या परिमेय संख्या है, परंतु √2 क्या है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या है। तो टोटली आप क्या लिखोगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है विद्यार्थियों। अब यहां पे इनके बाद में जो भी समझेंगे तो उनसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1.1 और उनसे भी पहले बेसिक का जो भाग है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे, और जो भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।